The case has finally been cracked by the Kerala police. Essentially, there was a twist here. Artificial intelligence played the hero. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा वर्ड जो आजकल हर जगह सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया के फिल्टर्स से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग के रिकमेंडेशंस तक एआई हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ये हमें कन्वीनियंस देता है, एक क्लिक में चेहरा बदलवा लो, एक क्लिक में डॉक्यूमेंट लिखवा लो। लेकिन एआई की सबसे बड़ी ताकत और इसका सबसे बड़ा खतरा है डेटा। जितना ज्यादा डेटा उतनी ज्यादा पावर, और इसी पावर का यूज पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर रही हैं लॉन्ग पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के लिए। जिस एआई को लोग अपने छोटे मोटे कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं, उसी एआई ने एक 20 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस को मिनटों में सॉल्व कर लिया। साउंड्स अनयूजुअल? वेल, आज का हमारा केस इतना ही अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग है। Hi guys, I'm Sakshi and you are watching Crime Cosmos. February 10, 2006 संतम्मा हाल ही में हुए अपने ट्विन ग्रैंडकिड्स के बर्थ सर्टिफिकेट्स लेकर पंचायत ऑफिस से घर लौट रही थी। ये एक नॉर्मल दिन था, पर जब वो अपने घर के बाहर पहुंची तब उन्होंने एक अनयूजुअल साइलेंस नोटिस किया, एज इफ वक्त थम सा गया हो। जब उन्होंने अपनी 24 साल की बेटी रंजनी को आवाज लगाया, तब स्ट्रेंजली अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्हें लगा रंजनी अपनी दोनों बेटियां, जो कि सिर्फ 17 दिनों की थी, उनके साथ सो गई होगी, इसलिए वो दरवाजा खोलने नहीं आ रही है। पर जो सच उस दरवाजे के पीछे छुपा था, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। जब संतमा ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि सारी चीजें वैसी की वैसी पड़ी हैं, पर अभी भी वो खामोशी कायम थी। भारी मन से जब वो बेडरूम में गई, तब उनका डर सच में बदल गया। बेडरूम के फ्लोर पर रंजनी और उसकी दोनों बेटियों की लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ खून के निशान थे। रंजनी का गला काटा गया था और 2 न्यूबॉर्न्स, जिन्होंने बस अभी 17 दिन पहले ही इस दुनिया में कदम रखा था, उनकी सांसें भी थम गई थी। इतनी छोटी मासूम बच्चियां, जिन्होंने बस अभी कुछ ही दिन पहले अपनी पहली सांसें ली थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके साथ ऐसा होगा। इस खामोशी के पीछे कौन था और आखिर किस वजह से एक माँ और उसकी बच्चियों को इतना भयानक अंजाम मिला? लेट्स एक्सप्लोर द चिलिंग केस ऑफ केरला ट्रिपल मर्डर केस, ऑल्सो नोन एज द केस सॉल्व्ड बाय एआई। रंजनी 24 साल की एक सिंपल लड़की थी। वो अंचल केरला के छोटे से गाँव में अपनी माँ संतमा के साथ रहती थी। रंजनी शांत नेचर की थी। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और अपना मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर ही बिताती थी। उसकी प्रायोरिटीज बिल्कुल बेसिक थी, घर संभालना, माँ की मदद करना और एक बेटर फ्यूचर की सोच में दिन बिताना। उसकी एजुकेशन एवरेज थी। स्कूल से पास आउट होने के बाद उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। रंजनी की माँ संतमा अपने पति से अलग हो चुकी थी और घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कैशू फैक्ट्री में काम करती थी। रंजनी को फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, पर रंजनी हमेशा अपनी माँ के लिए एक सपोर्ट सिस्टम रही और संतमा भी अपनी बेटी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी। लेकिन कुछ ही वक्त में रंजनी की लाइफ एक टर्निंग पॉइंट पर आ गई। इन 2002 जब रंजनी 20 साल की थी, शी मेट देविल कुमार। देविल कुमार एक आर्मी पर्सनल था जिसकी पोस्टिंग पठानकोट में हुई थी। देविल रंजनी के ही गांव से बिलोंग करता था, जहां से ये कहानी शुरू। दोनों एक ही नेबरहुड में रहते थे और उनकी मुलाकात एक लोकल फंक्शन में हुई। रंजनी एक सिंपल और रिजर्व लड़की थी, जबकि देविल बिल्कुल उसका उल्टा कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग इंसान था। शायद इसी कंट्रास्ट ने उन्हें एक दूसरे की ओर खींच लिया। थोड़े ही दिनों में कैजुअल बातें एक कनेक्शन में बदलने लगी और कनेक्शन एक रिलेशनशिप में। और आर्मी की वजह से देविल मोस्टली पठानकोट में ही रहता था, पर वो दोनों जरूर मिलते थे जब देविल अपने गांव वापस लौटता था। लेकिन वक्त बदलने लगा। देविल ने रंजनी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। रंजनी के लिए दूरियां सिर्फ दूरियां थी, पर देविल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आर्मी के डिसिप्लिन और ड्यूटी के बीच देविल का इस रिश्ते के लिए कमिटमेंट धीरे धीरे कम होते जा रहा था। फोन कॉल्स अब कम होने लगे थे, मैसेजेस पे अब उनकी रेयरली बातें होती थी और अब देविल कभी कभी ही अपने गाँव लौटता था। फिर एक दिन रंजनी ने खुद को एक नए मोड़ पर खड़ा पाया। रंजनी प्रेग्नेंट थी, पर इस बात ने रंजनी को डराया नहीं। इनफैक्ट वो इस नए चैप्टर के लिए एक्साइटेड थी। पर देविल का रिएक्शन रंजनी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। देविल ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रंजनी को लगा कि शायद देविल को इस शॉक से निकलने के लिए टाइम चाहिए होगा। पर देविल ने
अब धीरे धीरे रंजनी से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। उसके कॉल्स इग्नोर करना, पोस्टिंग का बहाना करके महीनों तक घर ना लौटना। रंजनी को ये समझ आ गया कि अब वो इस लड़ाई में अकेली रह गई। जिस सपोर्ट और खुशी की रंजनी को इस फेज में जरूरत थी, वो उसके हिस्से में कभी नहीं है। दिविल के दूर जाने के बाद रंजनी ने उसे काफी बार समझाने की कोशिश की, पर हर बार दिविल उसे इग्नोर कर देता था। इस बीच रंजनी की मां संतमा ही उसके साथ थी। एंड फाइनली ऑन 24 जनवरी 2006 रंजनी ने ट्विन बेबी गर्ल्स को जन्म दिया। दोनों ही बच्चे परफेक्टली हेल्दी थे और उनकी छोटी सी रूह में एक नई शुरुआत का एहसास था। उनमें रंजनी को एक छोटी सी उम्मीद दिखी थी कि शायद दिविल ये सब देखकर बदल जाए और वापस आ जाए, लेकिन ये उम्मीद सिर्फ कुछ ही दिनों में टूट गई। दिविल की तरफ से ना तो कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। दिविल के इस बिहेवियर को देखकर रंजनी को एक बात अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि दिविल अब वापस नहीं आएगा। पर अब ये लड़ाई सिर्फ रंजनी के अकेले के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी अब उसके बच्चियों के लिए। उसने स्टेट वुमेन्स कमीशन का दरवाजा खटखटाया। वहां पर उसने अपने ऊपर होने वाले अन्याय के बारे में सब कुछ बताया, जिसके बाद स्टेट वुमेन्स कमीशन ने तुरंत ही एक पैटर्निटी टेस्ट करने का ऑर्डर इशू किया। रंजनी की लाइफ अब और भी ज्यादा ट्रैजिक हो चुकी थी। वो 2 बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेली ही संभाल रही थी, और जब रंजनी अकेली अपनी लाइफ का सबसे बड़ा जंग लड़ रही थी, तभी उसकी लाइफ में एक अनजान चेहरा आता है। एक ऐसा इंसान जो पहली नजर में एक वेल विशर लगता हो, पर जिसका आना इस कहानी का सब कुछ बदल कर रख देता है। रंजनी की डिलीवरी के बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से हुई जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताया। वो बहुत हेल्पिंग नेचर का था। वैसे ही अनिल रंजनी और संतमा की मदद किया करता था। कभी पेपर वर्क्स कराना, डॉक्टर से बात करना या फिर छोटी छोटी डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करना। धीरे धीरे अनिल की प्रेजेंस फेमिलियर लगने लगी। वो अक्सर रंजनी और उसकी बच्चियों से मिलने हॉस्पिटल आया करता था। अनिल उन्हें लीगल एडवाइस देता था और दिविल के अगेंस्ट लड़ने के लिए इनकरेज करता। ऐसे वक्त में जब दिविल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरह पीछे हट चुका था, अनिल का ये सडन सपोर्ट स्ट्रेंज होता हुआ भी रंजनी और संतमा को कंफर्टिंग लग रहा था। रंजनी के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद अनिल अब उसे घर पे भी विजिट करने जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू संतमा, जब वो इंसिडेंट के दिन अपने घर से पंचायत के लिए निकल रही थी, तब उसने रंजनी और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को आखिरी बार अनिल के साथ ही देखा था, जब वो उनसे मिलने घर आया हुआ था। ये एक क्रूशियल लीड थी जिसने पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन ही बदल दिया। अनिल को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए एक मैन हंट शुरू हुआ। पुलिस ने अनिल को ट्रेस करना शुरू कर दिया, और फिर सबके सामने आया एक ऐसा सच जिसने इन्वेस्टिगेशन को उलट कर रख दिया। जिस अनिल कुमार को पुलिस प्राइम सस्पेक्ट मानकर ढूंढ रही थी, सच तो ये था कि अनिल कुमार कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इन्वेस्टिगेशन टीम जब अनिल कुमार के आइडेंटिटी को वेरीफाई करने निकली, तब सबसे पहला शक उसके डॉक्यूमेंट्स पर हुआ। जिस हॉस्पिटल में अनिल रंजनी से पहली बार मिला था, उस हॉस्पिटल के विजिटर लॉग में उसके नाम से कोई भी आईडी प्रूफ अटैच नहीं था। और उस पूरे गांव में कोई भी अनिल कुमार को नहीं जानता था, और न ही किसी पंचायत ऑफिस में उसका कोई रिकॉर्ड था। पूछताछ से पुलिस को पता चला कि हाल ही में अनिल कुमार ने पास ही के एटीएम से पैसे विथड्रॉ किए थे। बैंक ट्रांजैक्शन आईडी को वेरीफाई करने से फाइनली एक नाम सामने आया जिसने फेक अनिल कुमार की असली आइडेंटिटी सबके सामने ला दी। अनिल असल में था पठानकोट में पोस्टेड एक आर्मी पर्सनल राजेश कुमार। अनिल की रियल आइडेंटिटी सबके सामने आते ही इन्वेस्टिगेशन को एक बड़ा झटका लगा। पुलिस ने राजेश कुमार के सर्विस डिटेल्स और पोस्टिंग हिस्ट्री को खंगालना शुरू, जिससे एक शॉकिंग कनेक्शन रिवील हुआ। राजेश इस प्लान में अकेला नहीं था। राजेश उसी आर्मी यूनिट में था जहां दिविल पोस्टेड था। ये वही दिविल है जो पहले से ही पुलिस के सस्पेक्ट लिस्ट में था। राजेश और दिविल दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त। दोनों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, आर्मी लीव डेट्स और ट्रैवलिंग पैटर्न को वेरीफाई करने पर एक साफ पैटर्न दिखने लगा। जिस दिन रंजनी का मर्डर हुआ, उस दिन दिविल पठानकोट में ही अपनी ड्यूटी कर रहा था, पर राजेश उस दिन छुट्टी पर था। और राजेश जिस बाइक को गांव में यूज करता था, रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरीफाई करने पर पता चला कि वो बाइक दिविल की थी। ये कनेक्शन इतना सीधा और साफ था कि अब शक सिर्फ शक नहीं था। राजेश जो अनिल बनकर रंजनी के सामने दिविल के खिलाफ बात करता था,
असल में दिविल का सबसे बड़ा साथी था। पर दिविल ने ऐसा क्यों किया? एक डिसिप्लिन्ड आर्मी ऑफिसर होते हुए उसने अपनी दोनों बेटियों और उनकी माँ को इतनी बेरहमी से क्यों मरवा दिया? अब सामने आने बाकी थी एक खौफनाक साजिश, एक ऐसी साजिश जो शायद उस दिन शुरू हुई जब रंजनी ने इंसाफ मांगने की हिम्मत दिखाई और दिविल ने अपना सच दुनिया से छुपाने का रास्ता चुना। एक ब्रूटल रास्ता। ऑलमोस्ट 5 साल एक रिलेशनशिप में रहने के बाद अब रंजनी दिविल से शादी करना चाहती थी। दिविल शादी के बाद सुनकर अब रंजनी से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। और रंजनी के प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई और रंजनी कॉन्स्टेंटली दिविल को उसके और उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए प्रेशर देती थी। पर जब रंजनी स्टेट वुमेन्स कमीशन के पास गई तब दिविल और भी ज्यादा डर गया। उसे लगने लगा कि अगर ये मामला आगे बढ़ा और पैटर्निटी टेस्ट ने प्रूव कर दिया तो उसकी जॉब, उसकी इज्जत और उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। और अब वो बस कुछ भी करके रंजनी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसके लिए उसने हेल्प ली अपने अच्छे दोस्त राजेश कुमार की, जिसने गांव जाकर रंजनी और संतमा का भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे को अपना हथियार बनाकर मौका पाते ही इस ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दिया। अब पुलिस के पास सब कुछ आ चुका था, प्रूफ, मोटिव और कल्प्रिट्स के नाम। जब लगा कि केस अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है तब शुरू हुआ इस केस का सबसे हैरान कर देने वाला और सबसे डिसअपॉइंटिंग चैप्टर। दिविल और राजेश का सच सबके सामने आने के बाद उनके अरेस्ट होने से पहले ही वो दोनों फरार हो गए। नेशन वाइड मैनहंट होने के बावजूद मानो वो दोनों कहीं गायब हो गए हों। मर्डर के 2 साल के बाद इन 2008 इस केस की फाइल सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई, पर सालों तक सिर्फ इस फाइल ने धूल ही जाती और रंजनी और उसके बच्चियों के लिए इंसाफ सिर्फ एक अधूरा वादा बनकर रह गया था। अंटिल इस केस में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इन 2023 ऑलमोस्ट 20 साल के बाद केरला पुलिस के इंटेलिजेंस विंग ने कुछ पुराने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कोल्ड केसेस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया। ये एक अनऑफिशियल मिशन था। उन्होंने एआई टूल्स, स्पेशली एआई बेस्ड फेशियल एजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके वांटेड क्रिमिनल्स के नए एज प्रोसेस्ड इमेज बनाया कि ऑलमोस्ट 20 सालों के बाद वो कैसे दिख सकते हैं। फोटोज मैच हुई एक फेसबुक आईडी से जिसका नाम था विष्णु, जो पुडुचेरी में रहता था, पर वो कोई और नहीं बल्कि दिविल ही था और नाम बदलकर एक झूठी लाइफ जी रहा था। सिमिलरली राजेश भी प्रवीण बनकर पुडुचेरी में ही रह रहा था। दोनों मिलकर इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस करते थे और शादी करके सेटल हो चुके थे। एंड सीबीआई ने फाइनली उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। That's how 2 wanted criminals जो 20 सालों से फरार थे फाइनली पकड़े गए। रेयर बट राइटफुल। एंड 20 सालों के बाद आखिरकार रंजनी और उसकी बेटियों को इंसाफ मिला, ऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस केस में रंजनी ने सिर्फ एक ही गलती की, एक गलत आदमी पर भरोसा करके, और इस भरोसे की कीमत उसे अपनी और अपनी दोनों बेटियों की जान गंवा कर चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ ये केस एक कड़वा सच याद दिलाता है कि इंसान सच से तो भाग सकता है पर इंसाफ से कभी नहीं। यहाँ एआई ने वो कर दिखाया जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग टीम 20 सालों से नहीं कर पाई, जिसे हम अक्सर एक थ्रेट के रूप में देखते हैं। उसी एआई ने इस केस में सच को जिंदा किया, वजह को पकड़ा और इंसाफ को मंजिल तक पहुंचाया। What do you think? आज के दौर में एआई एक वरदान है या फिर एक थ्रेट? कमेंट बिलो योर ओपिनियंस। मैं हूं साक्षी और ये था क्राइम कॉस्मोस, जहां इंसाफ अपनी मंजिल ढूंढ ही लेती है। Thank you for watching my videos. If you are interested in true crime documentaries, then please इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल क्राइम कॉस्मोस।